ओके। इंटीग्रेशन अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया। डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने पहले तो कैलकुलस में। कैलकुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हम एक्चुअल में जो नेचर में जो छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, उन स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। इसमें इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन है क्या एक्चुअल में प्रक्रिया? ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। मैंने बताया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन एक्स का कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाना चाहिए। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाना चाहिए। कैसे? सिंबल क्या होता है इसका एक्सप्रेस करने का? तो इस तरह का सिंबल हम यूज करते हैं। dy इंटीग्रेशन y होता है, तो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को एक्चुअल में क्या किया जा रहा है, ऐड करके ही क्या मिल रहा है हमें, y मिल रहा है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग क्या है। एडिशन इन इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस इज इंटीग्रेशन। जब हम छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस को ऐड करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेशन मिलता है। इसके लिए क्या हो गया? एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एफ एक्स हो गया। एफ डैश एक्स को इस एफ एक्स का डेरिवेटिव बोलेंगे। तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन होता है। जैसे अब एक यहाँ पे दिक्कत आई थी कि भाई जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट का होता है वो तो जीरो होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टेन, एक्स स्क्वायर प्लस सी, सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। तो हम जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कह नहीं सकते कि एक्स स्क्वायर के बाद में उसमें क्या ऐड हो रखा है, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म तो क्या अनसर्टेन हो गई। तो ऐसे में अगर हम किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई अननोन कांस्टेंट सी उसके साथ अटैच्ड ही होगा। उसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये पूरा मैंने बताया, और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है। फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अगर dy का इंटीग्रेशन करना है तो y, dx का x, du का u, dv का v। x की पावर n का इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस में c, जहाँ पे n क्या नहीं होना चाहिए? 1। -1 होने पे दिक्कत क्या हो जाएगी? वहां पे तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? लॉग वाला आएगा, है ना? हमने देखा लॉग वाला फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन के लिए हमने क्वेश्चंस किए, जैसे खाली x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स क्यूब बाई थ्री। एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स की पावर 6/6। और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस में 1/x प्लस सी हो जाता है। ठीक है। 1/x⁶ का मतलब आप x की पावर जो n है उसमें n कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो चाहे इंटीजर वैल्यू हो, कुछ भी हो सकता है। उसमें भी ये फॉर्मूला एकदम आराम से काम करेगा। बस x n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। रूट एक्स का भी इंटीग्रेशन हमने किया। टू का 2i(x⁵3/2/3 आ जाता है। अच्छा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी ध्यान में रखना है, वो कितना होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस का साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का, टेन एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस कॉट एक्स सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, माइनस कॉसेक एक्स होता है। ये उनके डेरिवेटिव भी पास में रख दिए। और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है, या फिर लॉग बेस में ई एक्स होता है। ठीक है। इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं। अभी हमने पढ़ा डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन? तो नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। उससे पहले देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले हम इंटीग्रेशन की कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज है उनको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में डेफिनेट की तरफ जाते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, वैसे ही इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ
इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में देखो क्या क्या होता है। ज़्यादा इसमें नई प्रॉपर्टीज जैसे डिफरेंशिएशन में थी, यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज हमें काम में लेनी है। मान लो कोई कांस्टेंट है और किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना है dx, है ना। किसी फंक्शन, कोई डेरिवेटिव है जिसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। कांस्टेंट को क्या रख सकते हैं? इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। और हमें किसका इंटीग्रेशन करना है? खाली एफ डैश dx का ही करना है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? k टाइम्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, इंटीग्रल जो है एफ डैश एक्स का, वो आ जाएगा। तो k एफ एक्स प्लस सी आ जाता है। समझ में आई बात? जब आप इंटीग्रेशन करते हो एफ डैश एक्स का और उसके मल्टीप्लाई में कोई k है, तो उस k को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, है ना। कांस्टेंट कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को क्या निकाल सकते हैं? बाहर लेके आ सकते हैं। उसके बाद में फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। एग्जाम्पल समझते हैं इसके। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है 5x dx का। ठीक है, आपको 5x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो आप 5 को बाहर ले लो। अंदर क्या बच जाएगा? खाली x dx बच जाएगा, है ना। x dx बच जाएगा। तो 5 को कुछ नहीं किया, उस x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। और प्लस क्या दे दिया हमने? c दे देंगे, कांस्टेंट c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रेशन करना है tan sin x dx का। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? वही tan को अपन इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है इसलिए। खाली sin x का इंटीग्रेशन करना है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos x होता है, और प्लस में क्या ले लिया? c, या फिर माइनस का tan cos x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इस केस में। समझ में आई बात? तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, अंदर जो भी है उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। tan sin x का हो गया। तो ये हो गया, कांस्टेंट को बाहर रखो, बाकियों का इंटीग्रेशन कर दो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं, अगर मान लो कोई दो फंक्शन को इंटीग्रेशन में मान लो एफ डैश एक्स प्लस माइनस मान लो जी डैश एक्स है, इनको क्या कर रखा है? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखा है इंटीग्रेशन में। तो ऐसे केस में क्या होगा? इनकी जो इन इनके जो इंटीग्रल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन, वो भी क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स का हम अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। इंटीग्रेशन के सिंबल को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटीग्रेशन इसको दे दो, और इस dx को इधर दे दो, और जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं तो उनको अलग अलग हम इंटीग्रेट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या जाएगा यहाँ से? एफ डैश एक्स का वही एफ एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस जी डैश एक्स का जी एक्स आ जाएगा, और प्लस कोई मान लो सी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस कॉस एक्स dx का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं मान लो। तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा? हम 2x का अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं,
2x dx प्लस cos x का अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर ले लिया, अंदर x dx रहा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और cos x का हो जाता है प्लस का साइन एक्स प्लस सी, यानी कि ये आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? और एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x प्लस ई की पावर x का dx, है ना, ये इंटीग्रेशन करना है। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए 1/x का अलग तरह से कर दीजिए और e की पावर x का अलग से कर दो। 1/x का क्या होता है, ln x प्लस e की पावर x का हो गया, e की पावर x ही रहता है प्लस c, ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो अगर दो इंटीग्रेशंस इस तरह से दे रखे हो कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो हम इंडिविजुअल का दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। पहली तो है कांस्टेंट अगर इंटीग्रल में मल्टीप्लाई कर रखा है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं आता है। समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज़? ठीक है, ये दो मेन प्रॉपर्टी है। एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, पर वो मैथ्स के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है, फिजिक्स के हिसाब से इतना ज़्यादा हमें काम नहीं आएगा। तो ये दो मेन बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। अब देखो ये दो प्रॉपर्टी से ही हमारा काफ़ी काम हो जाएगा। जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, जब हम कोई भी इंटीग्रेशन, मान लो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इस इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स लगा दें, जैसे मान लो x बराबर a से x बराबर b, ऐसा लिख दें। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट्स। इंटीग्रेशन अंडर लिमिट्स, जब हम कोई भी इंटीग्रेशन लिमिट्स में करते हैं, लिमिट में रह के करते हैं, तो ऐसा इंटीग्रेशन क्या, ओके। देखो इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अब इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट्स में ये जो लिमिट होती है इधर वाली, इसको तो बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, क्योंकि ऊपर है इसलिए क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोला जाता है। ये लोअर लिमिट है और ये क्या होता है, अपर लिमिट। अब जब इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, एफ एक्स प्लस सी हो गया मान लो। अब हम लोअर लिमिट की वैल्यू रख देते हैं एक्स बराबर ए और अपर लिमिट की वैल्यू रख देते हैं एक्स बराबर बी। तो देखो पहले अपर लिमिट की वैल्यू कैसे रखते हैं, ये b को इस x की जगह रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस सी। फिर एफ एक्स की जगह ए की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस सी हो जाएगा। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा देखो, एफ बी माइनस एफ ए। यानी कि जब लिमिट रखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर तो अपर लिमिट वैल्यू माइनस क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट सी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। कांस्टेंट सी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये एकदम सर्टेन आई है, डेफिनेट आई है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे नोट क्या है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज ओमिटेड, है ना, वो खत्म हो जाता है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज रिमूव्ड, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज ओमिटेड, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये खत्म हो गया ना, सी से सी कैंसिल, अपर लिमिट वैल्यू जब रखी माइनस किया उससे लोअर लिमिट वैल्यू से, तो एफ बी माइनस एफ ए किया, तो उसमें सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, एक बार इसको समझ लो। तो ये है इंटीग्रेशन, समझ में आया, अंडर द लिमिट। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं आती काम में, कांस्टेंट टर्म यहाँ से हट जाता है। अब देखो आगे अपन बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है, लेट सपोज वी वांट टू इंटीग्रेट इंटीग्रेशन x dx, और इंटीग्रेट करना है x बराबर 2 से x बराबर 4 तक। हमने क्या लगा दी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दी। इसी में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो x बराबर 2 से x बराबर 4 में इंटीग्रेट करना है, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या रखनी है, लोअर लिमिट x बराबर 2 रखना है, अपर लिमिट x बराबर 4 रखना है। तो पहले तो 4 रख देते हैं, तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर बाई 2, जो x है उस x की जगह क्या रख दोगे, 4 रख दोगे, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट वैल्यू माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट वैल्यू करते हैं। तो 16/2 कितना हो गया, 8, 4/2 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। ये आंसर आ गया, समझ में आया? इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, मान लो इंटीग्रेशन करना है हमें, मान लो इंटीग्रेशन करो इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो एक्स बराबर 2 से 4 तक, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 4 तक, क्या आएगी वैल्यू, निकालो। हमें पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, है ना, तो उससे आएगा, फिर वैल्यू रखो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 हुआ ना, 2 से 4 तक। पहले अपर लिमिट रखा, 4 का पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 का पावर 3 अपॉन 2, 4 का पावर 3 कितना हो गया, 64 अपॉन 3, और माइनस का 8 अपॉन का 3, तो 3 एलसीएम ले लिया, 3 ले लिया हमने एलसीएम, 64 में से 8 कर दिया, तो 64 में से 8 घटाते हैं कितना आता है, 56, तो कितना आ गया, 56 अपॉन में 3, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? एक और इंटीग्रेशन देखो, मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स डी एक्स का, या फिर कॉस एक्स का ले लेते हैं, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है x बराबर 0 से पाई बाई 2 तक, x बराबर 0 से x बराबर पाई बाई 2 तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, cos x का। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का sin x,
लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैल्यू क्या रखनी है, 0 से पाई बाय 2। पहले अपर लिमिट वैल्यू रखा तो साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2। माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रखा तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 0। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1। साइन 0 कितना होता है, 0। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 1 आ गई। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवालों को सॉल्व करते हैं। समझ में आया डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट है। एक लिमिट के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हमारा यहाँ पे काम नहीं आता, वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और देखो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वैल्यूज और समझिए। जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है, मान लो सेक स्क्वायर एक्स dx का x बराबर 0 से x बराबर पाई बाई 4 तक। ट्राई करोगे, ये आप ट्राई करो, है ना। और देखो आपको क्या ट्राई करना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ट्राई करना है इंटीग्रेशन 1/x dx x बराबर 2 से x बराबर 3 के बीच, है ना। ये आप ट्राई करिए। और एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx निकालना है x बराबर 2 से x बराबर 4 तक। ठीक है, ये तीनों इंटीग्रेशन आप ट्राई कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। देखो करके बताते हैं आगे कि कैसे हुआ। ये पहले वाला इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है ना। तो 10x हो गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पहले तो। अब लिमिट क्या रखनी है, x बराबर 0 से x बराबर पाई बाई 4 रखना है। तो अपर लिमिट क्या हो गई, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 0। 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 45 डिग्री ना। 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और 10 0 की वैल्यू होती है, तो 1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। समझ में आई बात। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x या फिर log बेस में ई एक्स, 2 से 3 तक। लिमिट रखा तो ये क्या आ गया, log 3 माइनस log 2। log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन में n। लिख सकते हैं इसको, क्या आंसर आ गया, log 3/2 आंसर आ गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में 4, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। पहले 4 का पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 का पावर 4 अपॉन में 4, ये रख देंगे, 2 का पावर 4 अपॉन में 4। तो ये आ गया 4 का पावर 3 माइनस, ये क्या आ जाएगा, 4 का पावर 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16, 16/4। तो 16/4 बराबर क्या हो गया, 4 ही हो गया। ये हो जाएगा 64 माइनस 4, कितना आ गया, 60। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवालों को किया जाता है। क्लियर है, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट्स, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। समझ में आया बात। अपर लिमिट वैल्यू रख दो माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रख दो, बड़ा आसान होता है ना। डेफ जो
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, उससे भी ज़्यादा आसान है डेफिनेट, क्योंकि इनडेफिनेट में तो प्लस सी का पंगा, इसमें प्लस सी का पंगा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसमें। समझ में आई बात? अब देखो हम इंटीग्रेशन का लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट समझ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इंटीग्रेशन का, वो समझते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या आया था। डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट का स्लोप, वो क्या होता है उस पॉइंट पे उस कर्व का डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब देखो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है, ध्यान से समझना। इसमें भी हम ग्राफ का सहारा लेंगे। मान लो ये कोई y बराबर एफ एक्स है, y एक्सिस पे इस तरफ, और ये है x एक्सिस, ठीक है, और ये कोई ग्राफ है ऐसा, ओके। ये मान लो लोअर लिमिट यहां से है, x बराबर मान लो a से स्टार्ट किया हमने इस इंटीग्रेशन को, और ये है अपर लिमिट जिसको बोल दिया x बराबर कोई b। x बराबर a पे फंक्शन की कोई वैल्यू ये आती है, x बराबर b पे कोई फंक्शन की वैल्यू ये आती है, मान लो, ठीक है। अब यहां पर मान लो मैं एक कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूं x, जनरल पॉइंट क्या ले लिया x, ठीक है, और उससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ही आगे है ना, ज्यादा नहीं, कितना आगे, dx आगे, ये पॉइंट कौन सा ले लिया, x प्लस dx पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये जो टुकड़ा बना, इतना सा टुकड़ा, इस टुकड़े की अगर मैं बात करूं, देखो इतना सा टुकड़ा, इस टुकड़े की विड्थ कितनी है, dx है ना, ध्यान से समझना, इस टुकड़े की विड्थ कितनी है dx, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा x और ये पॉइंट कौन सा x प्लस dx, तो इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो गई, dx हो गई, हो गई। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, जो x पॉइंट है, वो क्या है, fx है, x पे वैल्यू क्या मिलेगी, fx ही तो मिलेगी। यानी कि ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, fx है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इतनी लेंथ कितनी है, fx है या नहीं है ना, इस ग्राफ में। समझ में आया यहाँ तक? अब ये जो छोटा सा स्ट्रिप बना है, इस स्ट्रिप का, ये स्ट्रिप कैसी शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। ये स्ट्रिप कैसा है, रेक्टेंगल शेप का। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का छोटा सा जो एरिया होगा, स्मॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसका छोटा सा एरिया, मान लो छोटा एरिया है तो इसको नाम दे दिया डी ए। क्या नाम दे दिया, डी ए। अब उस एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट, या फिर लेंथ इनटू विड्थ होता है ना। लेंथ एफ एक्स है, विड्थ कितनी है डी एक्स, तो वो कितना हो जाएगा डी ए की वैल्यू, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। डी ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या आया, इस छोटी सी स्मॉल स्ट्रिप का एरिया आ गया हमारे पास, आया। अब देखो हम दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ना। अब इसमें अगर हम लिमिट लगा दें, कहां से कहां तक लिमिट लगा दिया, मान लो x बराबर a से x बराबर b तक, क्या लिमिट लगा रहे हैं, मान लो x बराबर a से
x बराबर b तक, और यहाँ पे भी लगा दिया x बराबर a से x बराबर b तक, लिमिट लगा दिया। लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि x बराबर a से जो स्ट्रिप शुरू होगी, मतलब डीए, कौन सी स्ट्रिप वाली बोलेगा? डीए, x बराबर a पे पहली स्ट्रिप शुरू होगी, फिर दूसरी स्ट्रिप, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स होगी, सारी की सारी। कहां तक? x बराबर b तक। हम वो सारी स्ट्रिप्स देखो बना देते हैं, वो सारी स्ट्रिप देखो बनाते हैं। तो जो x बराबर a से ऐसी स्ट्रिप शुरू हुई, ये पहली स्ट्रिप, ये दूसरी स्ट्रिप, ये तीसरी स्ट्रिप, ये चौथी स्ट्रिप, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स बनेगी ना ऐसे। उन सभी स्ट्रिप का एरिया डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग क्या है? एडिशन। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? एडिशन। तो x बराबर a से x बराबर b के बीच की जितनी भी डी ए एरिया की स्ट्रिप्स है, उन सब को ऐड करने देना ही है एक तरह से। ये डी ए क्या दे देगा? ये a दे देगा, और इस a को अपन क्या बोलेंगे? ये जो a आया ये क्या बोलेंगे? a। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ऑल स्मॉल strips from x बराबर a to x बराबर b under the graph, under the curve of fx। ये जो fx का कर्व है उसके नीचे जितनी भी छोटी से छोटी स्ट्रिप्स है, उन सब स्ट्रिप्स का जो एरिया है वो ऐड होके क्या दे देगा? इंटीग्रेशन डी दे देगा, है ना। तो यहां से हमारा जो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के क्या आता है कि इंटीग्रेशन जो होता है, कोई भी इंटीग्रेशन x बराबर a से x बराबर b किसी भी फंक्शन fx का क्या रिप्रेजेंट करता है? उस फंक्शन के ग्राफ का x बराबर a, x बराबर b और x एक्सिस के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया? कोई फंक्शन का ग्राफ है और उसका मान लो x बराबर a, ये x एक्सिस, और ये पॉइंट हो गया मान लो x बराबर b। तो ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, है ना, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस एरिया को अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? x बराबर a से x बराबर b तक। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन represents the area under the curve, area under the curve between curve and x-axis between lines x बराबर a to x बराबर b। तो कोई भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व विद x एक्सिस एंड बिटवीन लाइन x बराबर a टू x बराबर b। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का। समझ में आई बात? ये इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग था वो तो क्या था? एडिशन। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एरिया अंडर द कर्व। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। जैसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्या है? मान लो हमें ये y बराबर x का ग्राफ दिया हुआ है। ये किसका ग्राफ है? y बराबर x का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, जो ओरिजिन से पास होता है ना। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है y बराबर x का ग्राफ, होता है ना। अब इसका ग्राफ मान लो, इस ग्राफ में हमें एरिया निकालना है x बराबर 0 और x बराबर 4 के बीच। ये एरिया निकालना है ना, मान लो ये एरिया निकालना है।
क्या निकालना है? क्वेश्चन है कैलकुलेट एरिया फॉर y बराबर x लाइन फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 4, है ना? 0 से 4 तक हमें क्या निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए एक मैं मेथड जो होता है हमारा ट्राइंगल का एरिया वाला मेथड, एक तो वो यूज करूंगा और एक इंटीग्रेशन वाला मेथड भी यूज करूंगा। जैसे हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना? बेस 4 का हो गया, और हाइट देखो कितनी है, क्योंकि 4 पे y भी क्या आएगा? 4 आएगा ना। 4 पे y भी कितना आएगा? 4। तो हाइट भी कितनी है? 4। तो बेस इंटू हाइट कितना हो गया? 4 इंटू 4 तो कितना आ गया? इसका एरिया 8 आ गया ना। ये तो आपको उस फॉर्मूले से अपन ने निकाला। किससे? ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस फॉर्मूले से कितना है? 8 आया। अब यही एरिया देखो मैं अगर इंटीग्रेशन से निकालता हूं, है ना, बाय इंटीग्रेशन, तो उससे भी सेम आना चाहिए आंसर, बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या किया? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करते हैं ना। एफ एक्स डी एक्स कहां से कहां तक? एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर तक 4 तक जाना है। अब एफ एक्स कौन है? वाई कौन है? एफ एक्स कौन है? एक्स ही तो है भाई। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, वाई क्या होता है? एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स एक्चुअल में क्या है? एक्स ही है। तो एफ एक्स की जगह क्या रख दिया? एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक? 0 से 4 तक। एक्स का इंटीग्रेशन कितना? एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखना है 0 से 4, तो कितना हो गया? 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 बटे 2 कितना हो गया? 8 हो जाएगा। तो 8 आंसर आ गया ना इसका, और ये तो 0 हो ही गया। तो देखो यहाँ से भी 8 आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब याद कीजिए, जब आपको ये फॉर्मूला बताया गया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, ऐसा बताया गया। क्या उस समय आपको ये बताया गया? जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जब फॉर्मूला हमें बताया गया तो क्या इसका डेरिवेशन बताया था हमें? छोटी क्लास में जब हमने 8वीं 9वीं 10वीं में ये फॉर्मूला यूज़ किया था, उस समय हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो बताया गया था। क्या हमें इसका डेरिवेशन पता है कि ये फॉर्मूला कैसे है? किसी ने भी नहीं बताया ना, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है, हालांकि वैसे डेरिवेशन इसका वैसे भी लिया जा सकता है कि कोई रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, वो हाफ हाफ, ये रेक्टेंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन कोई भी जनरल ट्राइंगल का एरिया भी क्या आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। तो वो भी जनरल फॉर्मूला जो है वो किससे आता है? एक्चुअल में इंटीग्रेशन से ही आता है। क्योंकि इंटीग्रेशन एक मेथड होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी शेप जो है दुनिया की, कैसी भी शेप है, चाहे सर्कल भी, इवन सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, किसी भी शेप का एरिया हम किससे निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन से कैसे निकाल सकते हैं? अगर मान लो हमें कोई भी सरफेस का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उस सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। छोटे टुकड़े का एरिया पता चल जाए तो उस छोटे टुकड़े को इंटीग्रेशन मेथड से ऐड करते 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 क्या आ जाएगा? पूरे सरफेस का एरिया आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये एक नोट ध्यान में रखना कि बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया ऑफ एनी सरफेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया ऑफ एनी सरफेस। ये एक नोट हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट। कोई भी सरफेस हो, किसी भी तरह की, एरिया ऑफ एनी सरफेस, एनी सरफेस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है। जैसे मैंने अब अभी बात बोली कि सर्कल का एरिया भी निकाल सकते हो, तो क्या सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो देखो निकाल के बताता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल,
सर्कल का देखो एरिया कैसे आएगा, जैसे मान लो सर्कल की रेडियस जो है कोई आर है, ये आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है। अगर आर रेडियस का सर्कल हो तो हमें पता है कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। मैं यहाँ पे आर जो है ये कैपिटल ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लिया, आर कैपिटल ले लिया। अब देखो इस सर्कल का जब एरिया निकालना है तो यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, इस सर्कल को बहुत ही छोटे छोटे रिंग में ब्रेक कर देंगे। जैसे एक रिंग ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा क्या मान लेंगे, छोटी छोटी बहुत सारी रिंग से मिलके बना हुआ है ये सर्कल पूरा का पूरा। तो अब हम मान लो हम यहाँ पे कोई एक जनरल रिंग लें, हमने क्या लिया यहाँ पे, कोई एक जनरल रिंग ली, रिंग जैसी एक स्ट्रिप ली, ठीक है। मान लो ये स्ट्रिप है, रिंग है ये रिंग, और इस रिंग का रेडियस है स्मॉल आर, रिंग का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और इसकी जो विड्थ है ये डी आर, कितनी है, डी आर है ना। अब देखो इस रिंग का जो सरकमफेरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा ना। इस रिंग को मैं ब्रेक कर लेता हूं, ब्रेक करके ऐसे फैला देता हूं, इस रिंग को ब्रेक करके ऐसे क्या कर लिया, फैला दिया, तो क्या हमें ये रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। अब इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है, 2 पाई स्मॉल आर है। इस रेक्टेंगल का ये जो रिंग है, इस रिंग को जब ब्रेक करके फैलाएंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर होगी, और इसकी विड्थ कितनी होगी, जो हमने क्या मानी है, डी आर मानी है, क्या मानी है, डी आर मानी है। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का जो छोटा सा एरिया है डी ए, ये कितना हो जाएगा, डी ए कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, डी ए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। अब हमें अगर टोटल एरिया निकालना है तो ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स होगी, एक छोटी स्ट्रिप फिर स्ट्रिप फिर स्ट्रिप, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है ये सर्कल, एक सर्कल को बनाने के लिए बहुत सारी रिंग्स का यूज किया गया है, अपन इसको इस तरह से मान सकते हैं। तो एक एक रिंग, कोई जनरल रिंग जो है जो आर रेडियस की है किसी भी जनरल आर पॉइंट पे, उस रिंग का एरिया कितना निकाल लिया हमने, 2 पाई आर डी आर निकाल लिया। तो ऐसी ही बहुत सारी रिंग्स को के एरिया को ऐड करते 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 क्या होगा, हमारे पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो इससे इंटीग्रेशन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर डी आर। और आर कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ये रिंग कहाँ से शुरू हो रही है, आर बराबर 0 से शुरू हो रही है, और कहाँ तक जाएगी, आर बराबर कैपिटल आर तक। आर बराबर 0 से पहली रिंग शुरू हो रही है, और लास्ट रिंग कहाँ तक है, कैपिटल आर तक है। तो ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखो इंटीग्रेट जब करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 2 पाई, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, 0 से कैपिटल आर तक जाना है, किसको, आर खाली डी आर को। अब आर का जो इंटीग्रेशन है, जैसे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, तो आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r²/2, 0 से कैपिटल आर, तो ए कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल r²/2 माइनस 0। लोअर लिमिट क्या होगी, 0 ही दे देगी। 2 पाई को मल्टीप्लाई किया 2 से 2, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया यही तो होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, वो कहाँ से आया है, इंटीग्रेशन से आया। तो इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि सर्कल का एरिया भी आपको रटवाया गया होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब आपके किसी क्लास में आया 8वीं 9वीं 10वीं के, तो वहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर आपको क्या किया गया, रटवाया गया। तो उसमें पाई आर स्क्वायर एक्चुअल में कैसे आता है, इंटीग्रेशन से ही आता है। इंटीग्रेशन तो अपन को 8 9 9 में नहीं पढ़ाया गया, अपन तो अभी 11th में आए हैं तब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो है वो किससे आता है, इंटीग्रेशन से ही आता है। और भी दूसरे फॉर्मूले, जैसे किसी स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया है ना, कोन का एरिया, तो ये सारे जितने भी एरियाज हैं वो किससे निकाले जा सकते हैं, इंटीग्रेशन से निकाले जा सकते हैं। तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है या नहीं है, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एरिया भी हम क्या कर सकते हैं,
निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। यही था कैलकुलस, है ना, यही है कैलकुलस। न्यूटन ने जो दिया, न्यूटन ने जो दिया कैलकुलस, वो क्या है? यही तो है। कैलकुलस मींस छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करना। उसमें पहला तो था डिफरेंशिएशन, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, और दूसरा इंटीग्रेशन, जिसमें हम छोटे छोटे पीसेज में कोई चीज को ऐड कर सकते हैं, है ना। है दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रक्रियाएं, लेकिन दोनों के जो फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो भी अलग अलग है। डिफरेंशिएशन का जो फिजिकल मीनिंग है वो तो क्या है? रेट ऑफ चेंज। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। और इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? एडिंग स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में ऐड करना। और इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन फ्रॉम लाइन एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी, जो कि उसकी क्या है? लिमिट्स है। समझ में आई बात? तो ये है हमारा इंटीग्रेशन यहां तक। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में वो सॉल्व कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और आज के लिए लगते हैं इतना ही। ठीक है।